62। क्या आप अंग्रेजी पढ़ लिख सकते हैं? हाँ। एक रहस्य जिसने देश को हिला दिया। अब पहली बार आरोपी हत्यारा बोल रहा है और सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा चौंकाने वाली है। क्या आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से दोषी होने की बात स्वीकार कर रहे हैं? हाँ। एक सौदा, एक वादा, और अब गिलगो बीच किलर की पत्नी कुछ कहना चाहती हैं। मैं एंजनेट लेवी हूँ और ये है क्राइम फिक्स। आप जानते हैं, इससे पहले कि हम गिलगो बीच सीरियल किलिंग्स के इस बेहद भयानक मामले में जाएं, मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहती हूं जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूं और जो मुझे बहुत पसंद है। इसका नाम है अपसाइड। और अपसाइड आपको रोजमर्रा की चीजों जैसे पेट्रोल, किराना और टेकआउट पर कैशबैक दिलाएगा। आपको बस ये करना है, आप अपसाइड को फ्री में डाउनलोड करें। आप उनके 1 लाख से भी ज्यादा लोकेशंस में से किसी एक पर ऑफर क्लेम करती हैं और हमेशा की तरह क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करती हैं। फिर आप खरीदारी को वेरीफाई करती हैं और बस आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। अगर मुझे पेट्रोल भरवाना हो या रात को टेकआउट चाहिए तो मैं पहले अपसाइड ऑफर्स देखूंगी। पैसे खर्च करने के बाद वो मेरी ऐप में दिखते हैं और मैं उन्हें बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती हूँ। अपसाइड के नियमित यूजर्स औसतन साल में $154 वापस कमाते हैं, जो कि कमाल की बात है। कैशबैक के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें या स्क्रीन का क्यूआर कोड स्कैन करें। फिर प्रोमो कोड क्राइम फिक्स इस्तेमाल करें और पहली गैस टंकी पर हर गैलन में 25 सेंट बोनस पाएं। लॉन्ग आइलैंड में वर्षों तक एक रहस्य बना रहा। कई महिलाएं गायब हो गईं और बाद में उनके शव मिले, उनकी हत्या की गई थी। अब वो रहस्य सुलझ चुका है और रेक्स ह्यूरमैन, जिन पर महिलाओं की हत्या का आरोप था, वर्षों इनकार के बाद अब अपराध स्वीकार कर चुके हैं। अब हम कह सकते हैं कि राइक्स ह्यूरमैन ही लॉन्ग आइलैंड का सीरियल किलर है। यह मामला निश्चित रूप से 1990 के दशक की शुरुआत का है। यह वाकई बेहद भयानक है। और इससे पहले कि मैं रेक्स ह्यूरमैन के दोष स्वीकार करने के बारे में बात करूं, आइए पीड़ितों के बारे में और इस दिन तक कैसे पहुंचे उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि जानते हैं। सभी महिलाएं नाजुक कदकाठी की आकर्षक थीं और कुछ ने सेक्स वर्कर के रूप में भी काम किया था। लॉन्ग आइलैंड के जासूस मानते हैं कि इन हत्याओं के पीछे एक ही व्यक्ति है, जिसे लॉन्ग आइलैंड सीरियल किलर कहा जाता है। इन महिलाओं के परिवार थे जो उन्हें प्यार करते थे, लेकिन इन 8 को एक दरिंदे ने इस्तेमाल कर कचरे की तरह फेंक दिया। कुछ को गिलगो बीच के पास ओशन पार्क वे पर छोड़ दिया गया था। इन 4 महिलाओं को गिलगो 4 कहा जाता है। मॉरीन ब्रेनर्ड बार्न्स 2007 में गायब हो गई थीं। मेलिसा बार्थोलोम्यू 2009 में लापता हुई थीं। मेगन वाटरमैन और एम्बर कोस्टेलो की हत्या 2010 में हुई थी। सभी महिलाओं के अवशेष दिसंबर 2010 में गिलगो बीच के किनारे पाए गए थे। उन्हें जूट के कपड़े में लपेटा गया था। अदालत के दस्तावेज में बताया गया कि मॉरीन ब्रेनर्ड बार्न्स का निचला शरीर बेल्ट से बंधा था। बकल पर WH के अक्षर थे, जिसे जांचकर्ताओं ने रेक्स ह्यूरमैन के पिता विलियम ह्यूरमैन के शुरुआती अक्षर माना। अप्रैल 2011 में ओशन पार्कवे के पास गिलगो बीच के पास आंशिक अवशेष भी मिले, जिन्हें बाद में वैलेरी मैक के रूप में पहचाना गया। नवंबर 2000 में शिकारियों को काले बैग में मैक के अवशेष मिले, जिनमें उसका धड़, पैर और बाहें रस्सी से बंधी थीं। वो कई साल जेन डो नंबर 6 के नाम से जानी गई, जब तक DNA टेस्टिंग से उसकी पहचान नहीं हुई। जांच में कई गलतियों के बावजूद इसमें लगभग 13 साल लग गए, लेकिन महिलाओं को निशाना बनाने वाले राक्षस की पहचान DNA और सेलफोन तकनीक के जरिए राक्स ह्यूरमैन के रूप में हुई। ह्यूरमैन एक आर्किटेक्ट था जो मासापेक्वा पार्क, लॉन्ग आइलैंड में अपने माता पिता के पुराने छोटे घर में रहता था और रोज काम के लिए मैनहट्टन जाता था। अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने पिज़्ज़ा क्रस्ट से एकत्रित DNA का इस्तेमाल किया, जिसे उसने कचरे में फेंक दिया था ताकि उसे कुछ पीड़ितों से मिले बालों से जोड़ा जा सके। अन्य बाल उसकी बेटी और पत्नी के निकले। इसके बावजूद ह्यूरमैन ने खुद को निर्दोष बताया। गिलगो 4 हत्याओं में आरोप लगने के बाद भी जांच और ग्रैंड जूरी का काम जारी रहा। अन्य महिलाओं के अवशेष सिर्फ गिलगो बीच नहीं, मैनरविल के अन्य स्थानों पर भी मिले थे। और जून 2024 में ग्रैंड जूरी ने रेक्स ह्यूरमैन पर 2003 में जेसिका टेलर की हत्या और 1993 में सैंड्रा कॉस्टीला की हत्या का आरोप लगाया। टेलर की खोपड़ी, हाथ और बांह ओशन पार्कवे के पास गिलगो बीच के उसी इलाके में मिले थे, जहां गिलगो 4 के अवशेष सड़क पर लगभग 1 मील आगे पाए गए थे।
उसके शरीर के बाकी हिस्से 2003 में मिले थे और मैनरविल में कुछ हिस्से विकृत कर दिए गए थे। एक पर्दे में जिसमें उसे लपेटा गया था एक बाल मिला था। नवंबर 1993 में दो शिकारी सैंड्रा कोस्टेला का शव नॉर्थ सी में पाए थे। ह्यूरमैन की जमानत अर्जी में कहा गया कि कोस्टेला पीठ के बल लेटी थी, हाथ सिर के ऊपर थे और उसके चेहरे, स्तनों, जांघों व जननांग क्षेत्र में कई बार चाकू मारे गए थे। जून 2024 में डी.ए. टियर्नी ने डीएनए परिणाम बताए, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे दिखाते हैं कि रेक्स ह्यूरमन ने उन महिलाओं की हत्या की। टेबल में 5 महिलाओं पर मिले बालों की जांच के नतीजे थे। रेक्स ह्यूरमन के बाल सैंड्रा कोस्टेला, मेगन वाटरमैन और जेसिका टेलर पर मिले थे। ह्यूरमन की पत्नी और बेटी के बाल एम्बर कोस्टेलो, मेगन वाटरमैन और मॉरीन ब्रेनर्ड बार्न्स पर पाए गए थे। ह्यूरमैन की एक पूर्व प्रेमिका का बाल सैंड्रा कोस्टेला पर मिला था। बाद में ह्यूरमैन पर वैलेरी मैक की हत्या का आरोप लगा। अभियोजकों ने कहा कि उनके शरीर पर मिले बालों की डीएनए जांच से ह्यूरमैन को फिर से इस हत्या से जोड़ा गया। और मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, अगर आप सोच रहे हैं तो जिला अटॉर्नी ने, हैरानी की बात है, कहा है कि ह्यूरमैन की पत्नी, बेटी या उनकी पूर्व प्रेमिका का इन महिलाओं की हत्याओं में कोई भी हाथ नहीं था। रे टियर्नी ने कहा कि जब ये हत्याएं परिवार के घर में की गईं, तब ह्यूरमैन का परिवार शहर से बाहर था। इस जांच के दौरान डीएनए परीक्षण ने एक और पीड़िता की पहचान की, कैरन वर्गाटा, जो 1996 में वैलेंटाइन डे पर गायब हो गई थीं। वो सिर्फ 34 साल की थीं। 23 सालों तक उन्हें सिर्फ फायर आइलैंड ज़ेंडो कहा गया। उनकी टांगें अप्रैल 1996 में मिली थीं और 2011 में उनका खोपड़ी नासाउ काउंटी के टोबे बीच पर मिली थी। रेक्स ह्यूरमैन पर करेन वर्गाटा की हत्या का आरोप नहीं लगा, लेकिन गिरफ्तारी के बाद वे संदिग्ध बने। डी.ए. टियर्नी ने कहा कि डीएनए सबूतों के अलावा एक गवाह का बयान, डिजिटल सबूत और ह्यूरमैन के घर में हत्याओं से जुड़ी पत्रिकाओं व समाचारों की कलेक्शन भी मिली थी। 2024 में अभियोजकों ने जमानत दस्तावेज में लिखा कि ह्यूरमैन के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से बंधन, यातना और मृत्यु दर्शाती हिंसक अश्लील सामग्री मिली थी। और उन्होंने कहा कि उन्हें एक बार डिलीट किया गया योजना दस्तावेज मिला, जो 2002 से 2004 तक ह्यूरमैन के कंप्यूटर पर था। एक दस्तावेज में श्रेणियां थीं, जिनके लेबल थे समस्याएं, सामान, डीएस और टीआरजी। जांचकर्ताओं के अनुसार डीएस डंप साइट्स और टीआरजी टारगेट है। समस्याओं में डीएनए, टायर के निशान, खून के धब्बे, फिंगरप्रिंट्स, गवाह, सामान के स्रोतों का पता लगाना, जूते के निशान, पुलिस द्वारा रोका जाना आदि शामिल हैं। सप्लाई लिस्ट में भी ऐसी चीजें शामिल हैं जिन्हें किसी व्यक्ति को यातना देने, सफाई करने या साफ सुथरा रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बूटियां, लाई एसिड, पुलिस स्कैनर, रस्सी डोरी, आरी काटना, मेडिकल ग्लव्स, ड्रेन क्लीनर, फोटो फिल्म और डीएस के तहत डीएस 1 मिल रोड, डंपस्टर साइट, नेक्स्ट टाइम, रिकॉन डंपस्टर लोकेशंस। टीआरजी के अनुसार T1 में मेगन का नाम सवालिया निशान के साथ है। क्या ये मेगन वाटरमैन है? पता नहीं। इस दस्तावेज बनने के कई साल बाद उसकी हत्या हुई। दस्तावेज में ये भी लिखा है कि छोटा कद अच्छा है। गिलगो की चारों महिलाएं कद में छोटी थीं। एक अन्य दस्तावेज में प्री प्रेप, प्रेप और पोस्ट इवेंट पर चर्चा हुई। प्री प्रेप में वाहन जांच, रेकी और मौसम रिपोर्ट्स देखना शामिल था और प्रेप में एक होल्डिंग एरिया, बिल्ड टेबल, क्रॉसबार और हार्ड पॉइंट शामिल थे। जमानत दस्तावेज के अनुसार बॉन्डेज में हार्ड पॉइंट छत में एक फिक्स्ड अटैचमेंट पॉइंट होता है जो लटकाए गए व्यक्ति का वजन सहता है। रेक्स ह्यूरमैन ने डीएनए सबूत को खारिज करवाने की कोशिश की, लेकिन हार गए, जबकि वो अपनी बेगुनाही पर अड़े रहे। डीएनए सबूत उनके मुकदमे में पेश किए जा रहे थे, जिसकी शुरुआत इस साल सितंबर में होने वाली थी। आ रहे हैं जोसेफ। लेकिन आज एक बड़ा बदलाव आया जब ह्यूरमैन ने अपनी दलील बदल दी। रिकॉर्ड पर नंबर आंक रेक्स ह्यूमन। मैं पहले छूट की प्रक्रिया करूंगा, ठीक है? प्रतिवादी की ओर से माइकल ब्राउन। जिला अटॉर्नी कार्यालय के मुताबिक प्रतिवादी आरोप 1 से 3 और 7 से 10 तक के 7 आरोपों में दोष स्वीकार करेगा। प्रतिवादी की सजा के समय आरोप 4 से 6 को संतुष्टि स्वरूप खारिज कर दिया जाएगा। तथ्यात्मक दोष और सभी तत्वों को स्वीकारने के साथ आरोप पत्र के आरोप 1 से 3 और 7 से 10 के सभी तत्व भी स्वीकार किए जाएंगे। प्रतिवादी मानता है कि आरोप न लगने के बावजूद
वो दलील के तहत स्वीकार करता है कि उसने जानबूझकर करीम वर्गाटा की मृत्यु का कारण बना और 1996 में उसके अवशेष सफोक काउंटी तक ले जाकर वहां छोड़े। जिला अटॉर्नी कार्यालय सहमत है कि प्रतिवादी आरोप पत्र के आरोप 1 से 3 व 7 से 10 तक दोषी मानने और करेन वर्गाटा की बिना आरोपित हत्या स्वीकारने के बदले में जिला अटॉर्नी का कार्यालय निम्नलिखित सजा की सिफारिश करता है। आरोप 1 से 3 प्रथम श्रेणी की हत्या, अधिकतम सजा उम्र कैद बिना पैरोल के, जो एक के बाद एक चलेगी। आरोप 7 से 10 उम्र कैद के लिए अधिकतम 25 साल की सजा, जो एक के बाद एक चलेगी, और आरोप 1 से 3 की सजाओं के बाद भी चलेगी। ऊपर दी गई सजा को संक्षेप में कहें तो अभियुक्त 3 लगातार उम्र कैद की सजा भुगतने के लिए सहमत है, जिसमें पैरोल की कोई संभावना नहीं है। आरोप 1 से 3 के संबंध में उसके बाद 25 साल से उम्र कैद तक की 4 क्रमिक सजाएं, ये सभी सजा एक के बाद एक चलेंगी। अगर अभियुक्त करेन वर्गाटा की हत्या का अपराध स्वीकार करता है तो उसकी दोषी स्वीकारोक्ति और यह दलील समझौता करेन वर्गाटा की उस अनारोपित हत्या के मामले का भी निपटारा करेगा। उपरोक्त सभी स्वीकारोक्तियों के बदले उपरोक्त 8 पीड़ितों की हत्याओं से संबंधित कोई और अभियोजन नहीं किया जाएगा। Karen Vergata, Valerie Mack, Jessica Taylor, Maureen Brennard Barnes, Melissa Bartholomew, Megan Waterman and Amber Costello। आरोपी मौखिक और लिखित रूप से यह स्वीकार करेगा कि उसे अपने आज के स्वीकारोक्ति के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए पर्याप्त और विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। आरोपी अब ये आपत्ति नहीं उठाएगा कि जिला अटॉर्नी ने आपराधिक प्रक्रिया कानून की धारा 245 का पालन किया या नहीं। आरोपी ने सहमति दी है कि वह अदालत में लंबित सभी याचिकाएं वापस लेगा। जैसा कि अपील के अधिकार के त्याग की लिखित सहमति में बताया गया है, आरोपी सहमत है कि वह अपने अपील के अधिकार को छोड़ देगा, जिसमें अदालत की धोखाधड़ी, सुनवाई का निर्णय और यह दावा भी शामिल है कि इस अदालत द्वारा दी गई सजा अत्यधिक है। आरोपी स्वीकार करता है कि उसे उसके वकीलों से सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों की जानकारी दी गई जिन्हें वह स्वेच्छा से छोड़ रहा है। इसका उद्देश्य कैरेन वर्गाटा, मॉरीन ब्रेनर्ड बार्न्स, मेलिसा बार्थोलोम्यू, मेगन वॉर्मन, एम्बर कोस्टेलो, वेलेरी मैक की मौत से जुड़े किसी भी अन्य आरोप में अभियोग न लड़ने का लाभ पाना है। जेसिका टेलर एंड सैंड्रा कैस्टिला। फिर वो समय आया जब रेक्स हॉर्मन, जो अब गिलगो बीच सीरियल किलर होने की बात स्वीकार कर चुका था, को जज के सवालों के जवाब देने पड़े। मिस्टर ब्राउन, क्या वो बस एक पल के लिए बिना हथकड़ी के हो सकते हैं ताकि वो जल्दी से उस पर साइन कर सके? हाँ, जज साहब, ठीक है। रेक्स, हम इसे साइन करने जा रहे हैं। कृपया यहीं साइन करें। मिस्टर ह्यूमन, आपको शपथ दिलाने और आपकी औपचारिक स्वीकारोक्ति दर्ज करने से पहले मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। ये सीधे और साधारण सवाल हैं, लेकिन मुझे इन्हें पूछना जरूरी है, ठीक है? जी मान्यवर। आपकी उम्र क्या है? क्या आप अंग्रेजी पढ़ और लिख सकते हैं? क्या आपने इस मामले पर अपने वकील से चर्चा की है? हाँ, मैंने की है। क्या आपको अपने वकील से इस मामले पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय मिला है? हाँ, मुझे मिला है। अपने वकील से चर्चा करने के बाद आपको लगता है कि आपके हित में यही है कि आप मुकदमे में जाने के बजाय दोषी कबूल कर लें? जी मान्यवर। क्या आप अपने वकील के प्रतिनिधित्व से संतुष्ट हैं? जी, मैं संतुष्ट हूँ। मुझे कहना होगा कि इस मामले के दोनों पक्षों के वकील बेहतरीन, लाजवाब वकील रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आरोप स्वीकार करना वैसे ही है जैसे मुकदमे में दोषी साबित होना? जी माननीय न्यायाधीश। क्या आप जानते हैं कि दोषी मानने से आप कई अहम अधिकार छोड़ रहे हैं? जी माननीय न्यायाधीश। इन अधिकारों में अदालत में जूरी ट्रायल और अभियोजन पक्ष द्वारा सबूत व गवाह पेश करने का अधिकार शामिल है, ताकि संदेह से परे आपकी दोषिता साबित की जा सके। आपका अधिकार है कि आप उन गवाहों से जेरा कर सकते हैं और अपने पक्ष में गवाही दे सकते हैं या चुप रह सकते हैं। आपके पास अपने पक्ष में गवाह बुलाने या सबूत पेश करने का भी अधिकार है। क्या आप इन अधिकारों को समझते हैं? जैसा कि मैंने अभी समझाया, क्या आप समझते हैं कि दोषी स्वीकार करके आप उन अधिकारों को छोड़ रहे हैं? हाँ, मैं समझती हूँ। अगला हिस्सा दिलचस्प है क्योंकि माइकल ब्राउन इस दोष स्वीकार की एक शर्त पर चर्चा करते हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर रखा गया वादा के अलावा क्या मैंने, आपके वकील, अभियोजक या किसी और ने आपको दोषी कबूल करने पर कोई और वादा किया है? मैं बस एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जज साहब, मिस्टर टियर्नी ने संकेत दिया है कि आज सुबह जो हम ये स्वीकारोक्ति देने जा रहे हैं
उसके बदले में जिन 8 पीड़ितों का उन्होंने जिक्र किया है उन पर आगे कोई मुकदमा नहीं चलेगा। मेरे मुवक्किल को भी पूरी तरह सच्चाई और ईमानदारी से फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट के साथ सहयोग करना अनिवार्य है, जैसा कि हमने अभी चर्चा की है। कोई और वादा है मैथ्यू? जो मैंने अभी कहा उसके अलावा नहीं। क्या आप स्वेच्छा से और अपनी मर्जी से दोष स्वीकार कर रहे हैं? हाँ। ठीक है, अब हम अभियुक्त को शपथ दिलाने जा रहे हैं। सुनवाई के बाकी हिस्सों, जहां रेक्स ह्यूरमन ने अदालत में औपचारिक रूप से दोष स्वीकार किया और अपराधों से जुड़े सवालों के जवाब दिए, की रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं थी। रेक्स ह्यूरमन ने दोष स्वीकारते हुए एफबीआई की व्यवहार विश्लेषण इकाई से सहयोग का वादा किया। उस इकाई ने दशकों तक सीरियल किलरों का अध्ययन किया है ताकि समझा जा सके कि वे ऐसे हत्यारे कैसे बनते हैं, उनके बारे में और जाना जा सके और संभव हो तो भविष्य के अपराधों को रोका जा सके तथा आगे चलकर सीरियल किलरों को जल्दी पकड़ा जा सके। सुनवाई के बाद रेक्स ह्यूरमन की पत्नी आसा एलरोप ने संक्षिप्त बयान दिया और गिरफ्तारी के बाद पति का समर्थन किया। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। उनकी क्षति अपूरणीय है और इस समय ध्यान उन्हीं पे होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे परिवार को इस बेहद कठिन समय में थोड़ी निश्चितता दें। रेक्स ह्यूरमन के वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल ने दोषी कबूल करने का फैसला क्यों किया। मैं नहीं कर सकता, मैं आपको हमारी बातचीत नहीं बता सकता जो गोपनीय है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि इस बचाव के दौरान एक समय ऐसा आया जब रेक्स ने कहा, मैं दोषी कबूल करना चाहता हूँ। मैं इतना कहूँगा। उनकी कई चिंताएं और कारण थे कि वे मुकदमे में नहीं जाना चाहते थे और दोषी कबूल करना चाहते थे। वो निश्चित रूप से पीड़ितों के परिवारों को मुकदमे की कठिनाई से बचाना चाहते थे और साथ ही अपने परिवार को भी उस कठिनाई से बचाना चाहते थे। तो मुझे पता है कि इस बचाव के दौरान उनके परिवार के सदस्यों और उनके बीच इस बारे में बातचीत हुई थी। हाँ, अब मैं उस व्यक्ति की ओर रुख करना चाहती हूँ जिन्होंने 16 सालों तक गिलगो बीच सीरियल किलर केस पूरी तरह कवर किया है। वो लॉ एंड क्राइम्स की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर क्रिस्टन थॉर्न हैं, जो सेफॉक काउंटी कोर्ट हाउस के बाहर हैं। मैं पहले ये जानना चाहती हूँ कि राइट्स ह्यूरमन के इतने लंबे समय तक मैंने ये नहीं किया कहने के बाद दोष स्वीकार करने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जब उन्होंने पहले इनकार किया था? एंजेलिट, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत चौंकाने वाला है। ट्रायल सितंबर में तय था और रेक्स ह्यूरमन पर दबाव बढ़ रहा था। उनके वकील डीएनए को हटवाने की कोशिश कर रहे थे। इन पीड़ितों में से कई पर बाल मिले थे जो मूल रूप से रेक्स ह्यूरमन से जुड़े हुए थे और उनके डिफेंस अटॉर्नी ने जितनी भी कोशिश की वो उसे हटवा नहीं सके। मुझे लगता है कि ये ताबूत में कील थी जिससे रेक्स ह्यूरमन को समझ आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वास्तव में एंजेनेट हैरान है क्योंकि हमें उन 7 हत्याओं की जानकारी थी जिनका उस पर आरोप था और फिर आज इस प्ली डील में उसने एक और महिला, 8वीं महिला की हत्या करने का दोष कबूल किया। अब उस मामले में उस पर आरोप नहीं लगाया जा रहा है। यहीं पर कानून के साथ मामला थोड़ा जटिल हो जाता है, लेकिन उसने ये स्वीकार किया कि उसने कैरेन वर्गाटा की हत्या की थी। वो महिला पहले से ही इस पैटर्न का हिस्सा मानी जाती थी और अब आज रेक्स ह्यूरमन ने पुष्टि की कि उसने गला घोटा था। जिला अटॉर्नी रे टियर्नी ने हर महिला का नाम लिया और पूछा, तुमने उसे कैसे मारा? और हर बार उसने कहा गला घोटना और फिर उसने स्वीकार किया कि उसने लाशों को अलग अलग जगहों पर फेंका और कुछ लाशों के टुकड़े भी किए। और ऐसा लगा क्रिस्टन कि सालों में उसने अपना तरीका बदल लिया था। वो कुछ पीड़ितों के टुकड़े कर रहा था जो पीड़ित 90 के दशक की शुरुआत में मारे गए थे। मतलब सैंड्रा कॉस्टेला के टुकड़े नहीं किए गए थे, लेकिन करेन वर्गाटा, जैसा कि तुमने कहा, उनके किए गए थे और जेसिका टेलर के भी और वैलेरी मैक के भी किए गए थे। फिर उसने अपना तरीका बदल लिया। क्या कोर्ट में इस बारे में कोई चर्चा हुई थी या ये बस सीधा साधा मामला था, जैसे मैंने ये और वो किया? हाँ एंजेलेट, बहुत ही औपचारिक, आज की भाषा में कहें तो बहुत ही सीधा ये है जिस बात का आप पर आरोप है। क्या आप इसे समझती हैं? हाँ, मैं समझती हूँ।
और जिस तरह से उन्होंने स्वीकार किया इंजेनेटिव जो उन्होंने किया, आप जानती हैं हर एक सवाल के साथ मैं इसकी तुलना ऐसे करता हूं जैसे कोई रेस्तरां में खाना ऑर्डर कर रहा हो और वेटर आपसे पूछे क्या यही आप ऑर्डर करना चाहती थी, और आप जवाब देंगी हाँ यही मैंने ऑर्डर किया था। उसमें कोई भावना नहीं थी, वो बस एकदम सपाट था। तो आप उस पैटर्न के बारे में बात कर रही हैं। सैंड्रा कोस्टेला, जैसा कि आपने बताया, एक बहुत ही क्रूर, बहुत ही भयानक हत्या थी, लेकिन उसका अंग विच्छेद नहीं किया गया था, लेकिन उसकी लाश को ऐसे छोड़ा गया था जो बहुत, आप जानती हैं, बहुत परेशान करने वाला था। उसके शरीर पर कपड़े लपेटे थे और कई चीजें थी। फिर अगली 3 पीड़िताओं के अंग विच्छेद और सिर काटने की घटनाएं हुई और फिर हम गिलगो 4 तक पहुंचते हैं। तो ये वे 4 सेक्स वर्कर हैं जिन्हें दिसंबर 2010 में पाया गया था। उसी पल पुलिस को एहसास हुआ कि उनके सामने एक सीरियल किलर है और उन्होंने ये बात जनता से भी कह दी। तो जब तक पहले शरीर के अंग मिले थे तब तक किसी को, मीडिया, जनता, पुलिस को ये अंदाजा नहीं था कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये बात गिलगो 4 के मिलने के बाद ही सामने आई। जब उन्होंने गिलगो 4 के आसपास, गिलगो बीच के उस इलाके में तलाश शुरू की तो लॉन्ग आइलैंड के साउथ शोर पर और अवशेष मिले। हाँ, सैंड्रा कोस्टेला केस और ये सभी हत्याएं बेहद क्रूर हैं, लेकिन वो मामला खासकर बहुत भयानक है। आप जानती हैं, हमने पॉडकास्ट में पहले ही उसके शरीर को कैसे क्षत विक्षत किया गया था, इस पर चर्चा की थी। ये बहुत परेशान करने वाला और भयानक मामला है जिसमें कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत थे। हमने डीएनए और बालों के सबूतों की बात की थी जो रेक्स ह्योरमैन को हत्याओं से जोड़ते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी थे। आप जानती हैं, उसका सेल फोन उसे इन अपराधों से जोड़ता है, लेकिन साथ ही अभियोजकों ने कहा कि वे बहुत सारे सबूत इकट्ठा और उजागर करने में सक्षम रहे जो दिखाते हैं कि इन अपराधों के मामले में उसने कितनी बारीकी से योजना बनाई थी। और मुझे लगता है कि ये इसमें एक जटिलता की परत जोड़ता है और ये दिखाता है कि उसने कई वर्षों तक इस पर कितनी गहराई से अध्ययन किया था। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ, अभियोजकों ने आज खुलासा किया कि उन्होंने बचाव पक्ष को 120 टेराबाइट सबूत और 7015 पन्नों के सबूत सौंपे हैं। ये बहुत सारे सबूत हैं, इतने कि रेक्स ह्योरमैन के वकील माइक ब्राउन ने भी सुनवाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभियोजन पक्ष ने शानदार काम किया है। मेरा मतलब है, जब एक बचाव पक्ष का वकील खुद मान रहा है कि अभियोजन पक्ष ने कितना अच्छा काम किया है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है। तो चलिए अब बर्नर फोन के बारे में बात करते हैं। मैं खुश हूं कि आपने मुद्दा उठाया, क्योंकि गिलगो 4 की जो भी खास बातें या डिटेल्स रेक्स ह्योरमैन से सुनी, वो असल में गिलगो 4 में से 3 से जुड़ी थी। वो थी, मतलब इसमें मोरीन ब्रेनर्ड बार्न्स शामिल नहीं थी, लेकिन इसमें बाकी लोग शामिल थे। सैंड्रा कैसी, सैंड्रा कोस्टेला नहीं, लेकिन गिलगो की 4 पीड़िताओं में से 3। और आज उन्होंने स्वीकार किया, रेक्स ह्योरमैन ने, कि उन्होंने इन महिलाओं को पैसे का लालच देकर, जो कि सेक्स वर्कर के रूप में काम कर रही थीं, एक बर्नर फोन का इस्तेमाल करके फंसाया था और उन्होंने उन्हें मार डाला और उनके सिर, धड़ के बीच और पैरों के साथ साथ उन्हें बोरे के कपड़े में लपेट दिया। और विशेष बातों के बारे में बस यही एक ठोस स्वीकार था जो हमें आज रेक्स ह्योरमैन से मिली। अन्य सबूतों की बात करें तो हाँ, इंजनेट, और हमें इसके बारे में काफी समय से पता था। अभियोजकों ने उसकी सभी डिवाइसेस की जांच की और उसने इन सर्चेस को डिलीट करने की कोशिश की थी, लेकिन हम जानते हैं कि वे हमेशा इन चीजों को ढूंढ सकते हैं और उन्होंने ढूंढ भी लिया। हिंसक अश्लील सामग्री के अलावा उन्हें लगभग चेकलिस्ट जैसी चीजें भी मिली कि वो इन हत्याओं को अंजाम देने के लिए कैसे आगे बढ़ेगा, और एक टू डू लिस्ट भी, अगर आप कहें, जिसमें लिखा था कि उसे कुछ सामान लाना है, अगली बार ये सुनिश्चित करें कि उसके सिर पर और जोर से मारना है। वाकई ये बातें काफी परेशान करने वाली थीं और अभियोजकों के अनुसार पीड़ितों के साथ हुई घटनाओं से मेल खाती थीं। और इसी तरह उन्होंने इस मामले में भी बड़ी मात्रा में डिजिटल सबूत इकट्ठा किए। मुझे लगता है कि जाहिर है कोई भी उसके दिमाग में नहीं था, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ, माइक ब्राउन ने आज ये बात कही थी। रेक्स ह्योरमैन के लिए ये एक राहत थी कि वो इतने सालों से अपने किए हुए का बोझ ढो रहे थे, सिर्फ तब से नहीं जब से उन्हें पकड़ा गया, बल्कि निश्चित रूप से पिछले 3 सालों में भी। याद रखिए, वो पिछले 3 सालों से लगभग एकांत कारावास में हैं। वो दिन में 23 घंटे एक सेल में रहते हैं और अब
वो अकेले रह गए हैं। अब वो 7 उम्र कैद की सजा का सामना कर रहे हैं। 17 जून को सजा सुनाई जाएगी। वैसे माइक ब्राउन को उम्मीद है कि रेक्स हर्मन सजा सुनाए जाने के दौरान एक बयान देंगे, और इसलिए कई मायनों में शायद यही वजह है कि आज हमने ये बहुत ही, मैं इसे लापरवाह नहीं कहना चाहती, ये बस बहुत सपाट और सीधा था, जैसे हाँ यही मैंने मंगाया था। आप जानते हैं ये, और उन्होंने सीधे टियर्नी को जवाब दिया, और उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि माइक ब्राउन पहले से ही साथ साथ देख रहे थे। उन्होंने सब कुछ पहले से तैयार किया था। रे टियर्नी रेक्स ह्यूरमन से क्या कहेंगे? माइक ब्राउन भी इस पन्ने पर साथ साथ पढ़ रहे थे, और माइक ब्राउन ने कभी ऊपर नहीं देखा। लेकिन जब रेक्स ह्यूमन की बारी आई जवाब देने की, तो वो सीधे रे टियर्नी की तरफ देखते और कहते, हाँ हाँ मैंने यही किया। तो शायद आज वो इतने बेपरवाह नजर आए, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो इस बारे में पहले से सोच रहे थे। माइक ब्राउन के अनुसार वो कई हफ्तों से इस दिन की तैयारी कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि अगर ये परिवार चाहें तो सज़ा सुनाए जाने के दौरान शायद हम जून में उस समय उनमें से कुछ की बातें सुनेंगे। इससे उन्हें अदालत में बोलने और अपने प्रियजनों की जान लेने वाले से बात करने का मौका मिलेगा। शायद हम उनकी बातें तभी सुन पाएंगे क्योंकि आज की कार्यवाही ज़्यादा औपचारिक और तकनीकी थी। जैसा आपने कहा, बस ये मैंने किया, हाँ मैंने किया जैसी बातें थीं। क्रिस्टन थॉर्न, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसकी सराहना करती हूँ। धन्यवाद एंजनेट। सफोल्क काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रे टियर्नी, जिन्होंने गिलगो बीच टास्क फोर्स बनाई थी, ने हार्मन द्वारा अपनी दलील बदलने के बाद बात की। वो पीड़ितों के कुछ परिवार के सदस्यों से घिरे हुए थे। यह अभियुक्त हमारे बीच चलता था, उपनगर में रहने वाले एक आम पिता होने का दिखावा करता था, जबकि असलियत में वह लगातार मासूम महिलाओं को मौत के लिए निशाना बना रहा था। उसने महिलाओं की पहचान कर उन्हें नासाउ काउंटी आने के लिए फुसलाया, हत्या की और शव सफोक काउंटी में फेंक दिए। उसने सोचा कि हत्या कर वे हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे और वह बच निकलेगा। लेकिन वो गलत था, क्योंकि ये पीड़िताएं, ये महिलाएं चुप रहने से इनकार कर चुकी थीं। सबसे पहले पीड़ितों के परिवारों ने अपने प्रियजनों के लिए चुप्पी तोड़ी और आवाज उठाई और न्याय के लिए आंदोलन किया। हर उस परिवार के लिए जो अब भी तलाश कर रहा है, अब भी इंतजार कर रहा है, अब भी उम्मीद लगाए हुए हैं, कृपया अपनी उम्मीद मत छोड़िए। भले ही ये असंभव लगे, भले ही साल बीत जाएं और खामोशी भारी हो जाए, फिर भी आगे बढ़ते रहिए। आपके प्रियजन मायने रखते हैं। उन्हें बुलाया नहीं दया, एक दिन जवाब मिल सकते हैं। आखिरकार मॉरीन, जो वादा मैंने तुमसे बहुत पहले किया था वो बहुत साधारण था। माफ करना, मैं तुम्हारे लिए न्याय की तलाश कभी नहीं छोड़ूंगी। हर साल, हर रुकावट, हर अनुत्तरित सवाल के बावजूद भी मैं तुम्हें साथ ले गई और वादा निभाया। आज ये हो गया है, न्याय तुम्हारे पास आ गया है। तुम्हारी आवाज कभी नहीं दबी, ना तुम्हारी कहानी कभी भूली गई। तुम्हारी जिंदगी उस त्रासदी से कहीं बड़ी है जिसने तुम्हें छीना। ये पल अंत नहीं, ये याद दिलाता है कि प्यार बना रहता है, सच की जीत होती है और उम्मीद कभी फीकी नहीं पड़ती। सबसे अंधेरे समय में भी न्याय रास्ता खोज लेता है। रेक्स ह्यूरमन, गिलगो बीच सीरियल किलर को जून में सजा सुनाई जाएगी। लॉ एंड क्राइम आपके लिए उस सुनवाई की रिपोर्टिंग करेगा। और इसी के साथ क्राइम फिक्स के इस एपिसोड का समापन होता है। मैं एंजनेट लेवी हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कृपया इस मामले और हर मामले के पीड़ितों को याद रखें। मैं अगली बार यहीं मिलूंगी।